एक मिनट पूरी रिपोर्ट। ये है खबरें अभी तक का खास कार्यक्रम, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबर रफ्तार से, लेकिन खबर आपको दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे की। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी नेपाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के साल 2022 के दौरे को बेहद खास माना जाता है। इसके पीछे वजह क्या है, रिपोर्ट में देखिए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचे। नेपाल पहुंचने पर पीएम का नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने स्वागत किया। नेपाल पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले लुम्बिनी के महामाया देवी मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने नेपाल के महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास भी माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल के पीएम और भारत के पीएम के बीच लुम्बिनी दौरे के बाद अहम वार्ता भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के पीएम नेपाल भारत सहयोग और आपसी हितों के मामलों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि शेर बहादुर देउवा के पीएम का कार्यभार संभालने के बाद ये पहली बार है जब दोनों देशों के पीएम की नेपाल में मुलाकात हो रही है। हालांकि इससे पहले केपी ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल और भारत के रिश्तों में कुछ हद तक खटास भी देखने को मिली थी। केपी ओली की अटपटी बयानबाजी के कारण दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात बन गए थे। तो नेपाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोनों देशों के संबंधों के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और खास खबर की। 4 दिन के जमैका दौरे पर हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जमैका पहुंचे, जहां उनका 21 तोपों की सलामी के साथ भव्य स्वागत हुआ है। रिपोर्ट देखिए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय दौरे के लिए जमैका पहुंचे, जहां किंगस्टन के नॉर्मन मैनले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करने के लिए जमैका वासी और भारतीय मूल के लोग भी एयरपोर्ट पर मौजूद रखे। तो वहीं राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत में 21 तोपों की सलामी भी दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय जमैका दौरे के दौरान कई जरूरी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कोविंद गवर्नर जनरल और पीएम हाउस भी जाएंगे, जहां पीएम के आवास पर एक हस्ताक्षर समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद कल भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर एक सड़क अंबेडकर एवेन्यू का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की राजनयिक यात्रा पर हैं। इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन देशों के दौरे पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जहां पर आज तक भारत की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा था, और इन देशों के साथ भारतीय संबंधों की मजबूती को लेकर ये दौरा महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। इन दिनों श्रीलंका में आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। इस बीच अब श्रीलंका के अस्पतालों में सर्जरी के उपकरणों की कमी देखने को मिल रही है। दिल के मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच देश में दवाइयों की किल्लत है। दवाइयों के साथ सर्जिकल उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे देश में जो मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव मेजर जनरल संजीव मुनासिंघे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इसका खुलासा किया और बताया कि सर्जरी के उपकरणों के साथ साथ हृदय रोगियों की दवाइयां भी नहीं है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने आगे ये भी खुलासा किया कि इन मरीजों के लिए दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और भोजन की आपूर्तिकर्ताओं को 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के आयात के लिए साख पत्र खोले हैं, लेकिन ये पता चला कि डॉलर की कमी की वजह से कुछ भी आयात नहीं होगा। आजादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में महंगाई चरम पर है। देश में विदेशी मुद्रा की कमी होने की वजह से हर तरह की वस्तुओं का आयात मुश्किल है। पेट्रोल, डीजल और बिजली संकट से लेकर खाने पीने की चीजों की कमी है। श्रीलंका आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और देखना होगा इस बदहाली से श्रीलंका कब तक बाहर निकलता है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर की बात करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स ने चर्च में फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। इनमें से बताया जाता है कि 4 लोग गंभीर तौर पर घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जहां एक चर्च में फायरिंग हुई।
घटना में एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। घटना साउथ कैलिफोर्निया के प्रेस्टिन चर्च की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ऑरेंज काउंटी शेरिफ विभाग ने बताया कि लेगुना वुड्स शहर जिनेवा प्रेस्टिन चर्च में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। मामला दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास का है। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बताया जाता है फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध एशियाई मूल का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 से 70 साल है। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो इलाके का रहने वाला नहीं है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध ने सुबह की प्रेयर सभा के बाद चर्च में आयोजित भोज में गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया था। हमलावर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और बताया जाता है कि हमलावर एशियाई मूल का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति और सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि वो नाटो देशों की सदस्यता लेने का इच्छुक है और फिनलैंड की संसद आने वाले दिनों में इस पर फैसला भी देने वाली है, जबकि रूस इसका विरोध कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति और सरकार ने एक ऐलान किया। उनका देश पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता लेने का इच्छुक है। नॉर्डिक देश के इस ऐलान से 30 सदस्यीय नॉर्थ एंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार का रास्ता साफ हो गया। राष्ट्रपति सोली निस्टा और प्रधानमंत्री सना मारिन ने हेलेंस्की में राष्ट्रपति भवन में ये घोषणा की। उम्मीद है कि फिनलैंड की संसद आने वाले दिनों में इस फैसले का समर्थन करेगी, यानी अब केवल औपचारिकता बाकी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड की सरकार संभवतः अगले हफ्ते में ही औपचारिक सदस्यता का आवेदन ब्रुसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय में जमा करवाएगी। बता दें, मॉस्को कह चुका है कि नाटो में फिनलैंड का प्रवेश एक खतरा है, जिस पर वो प्रतिक्रिया देगा। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये प्रतिक्रिया कैसी होगी। स्वीडन के अलावा फिनलैंड ने भी नाटो का सदस्य बनने की कोशिश शुरू कर दी है। रूस तमाम उन देशों का विरोध कर रहा है जो रूस की सीमा से लगते हैं और नाटो में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि नाटो कभी भी रूस का समर्थक नहीं रहा। अमेरिका की तरह ही नाटो भी रूस का विरोध करता रहा है और अगर रूस को इस दुनिया में सर्वशक्तिमान बनकर रहना है तो उसे मजबूत रहना होगा। लेकिन अगर रूस की सटी हुई सीमाओं के देशों में नाटो की सेनाएं एंट्री करती हैं तो ये सेनाएं कभी भी रूस पर हमला कर सकती हैं। बल्कि यही वो विरोध है जो रूस कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया इन दिनों कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। नॉर्थ कोरिया में रोजाना लाखों कोरोना केस आ रहे हैं। हालांकि कोरोना का पहला केस आने के बाद से देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। बावजूद इसके बड़ी तादाद में कोरोना केसों का आना चिंता का विषय है। उत्तर कोरिया ने कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि की है और इसके साथ ही देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। इस लॉकडाउन को तानाशाह किम जोंग उन ने सीरियस इमरजेंसी का नाम दिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अब तक ये मानने से इनकार कर दिया था कि उनके यहाँ कोरोना का कोई केस मिला है, लेकिन अब खुद ही केस की पुष्टि की और पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया में पहले भी कोरोना संक्रमण के काफी केस मिले थे। प्योंगयांग में पाए गए मरीज में बुखार के लक्षण थे और जांच के बाद ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट की पुष्टि हुई। किम जोंग उन ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और फिर कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। किम जोंग उन ने आदेश दिया है कि सभी शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए और पाबंदियों का पालन किया जाए। हालांकि अभी डिटेल सामने नहीं आई है कि कोरियाई नागरिकों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई है। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए किम जोंग उन ने कोरोना संक्रमण से देश के जीतने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पैदा हुए हालातों से हम उभरेंगे और जल्द ही हमें इस पर विजय हासिल होगी। तो किम जोंग के देश में लॉकडाउन लगा है, लेकिन कोरोना का आंकड़ा हमेशा से किम जोंग का देश छिपाता रहा है। जी हाँ, तानाशाह ने आंकड़े को कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। अब माना यह जाता है कि किम जोंग के देश पर इस वक्त कोरोना एक खतरे की तरह मंडरा रहा है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ रहा है। कई लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। माना यहीं तक जा रहा है कि लाखों लोग कोरोना के शिकार हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। कल सर्वे टीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सोमवार को सर्वे टीम ने मस्जिद के परिसर में बने कई जगहों का सर्वे किया था। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि इस दौरान शिवलिंग मिला है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे तीसरे दिन खत्म हो गया है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील ने एक बड़ा दावा किया है
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि कुएं के अंदर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है। विष्णु जैन ने आगे कहा कि अब ये शिवलिंग की प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जा रही है। इससे पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी, तब टीम के सदस्य आरपी सिंह को रोक लिया गया था। उन्हें तीसरे दिन के सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। आरपी सिंह पर सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा है। सिंह पर सर्वे की बातों को बाहर बताने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाए जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। ऐसे में अब 3 दिन का सर्वे खत्म हो गया है और अब 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। तो सर्वे अब पूरा हो चुका है और इस सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे। जिले के मकड़ोली कलां गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित किया डिप्टी सीएम ने और इस मौके पर डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक के मकड़ौली कला गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर सरकारी स्कूलों का नाम रखा जाएगा। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर से 28,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में होने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगस्त में पंचायती चुनाव होंगे, जिसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। अगस्त मिड के कभी भी बात चाहे एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हरियाणा प्रदेश में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। पूरे प्रदेश में अगर कोई किसी किसान के खेत में आग लगती है तो उसको फिर आगजनी के बराबर पूरा मुआवजा हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से देने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की शॉर्ट सर्किट से जली फसल को लेकर भी कहा कि हरियाणा सरकार पहली बार ऐसे किसानों को मुआवजा देगी जिनकी फसलें शॉर्ट सर्किट की वजह से जली हैं। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जिन किसानों की फसलें जली हैं, उनको मुआवजे को लेकर ऐलान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल के बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है लीलाराम गुर्जर का एक बयान, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। रिपोर्ट देखिए। अपने विवादित बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहने वाले कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर एक बार फिर से चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़ने वाला बताया। कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लीलाराम गुर्जर ने कहा कि आम आदमी पार्टी आतंकवादियों से मिली हुई पार्टी है। पिछले 1 महीने से पंजाब और देश में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता रही है। आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक आंदोलन था अन्ना जी का, उससे उपजा हुआ एक टीम थी और उनको दिल्ली में सूत आ गई। उसके बाद पंजाब में भी किसान आंदोलन की वजह लगा लें तो या दूसरी पार्टियां कांग्रेस और अकाली दल का फेलियर लगा लें, इसलिए पंजाब में आ गई। अब हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लीलाराम गुर्जर ने साथ ही साथ एक और बड़ा बयान ये भी दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन काम आया है आम आदमी पार्टी के और पंजाब में किसान आंदोलन ने साथ दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में विशाल योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ किया। रिपोर्ट देखिए। स्वस्थ जीवन के लिए योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन हुआ। विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तौर पर हुआ है। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले योग विज्ञान शिविर का हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा एवं जिला प्रशासन पंचकुला के सहयोग से शुभारंभ किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया है। यहाँ सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। मैं विभाग को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले 3 दिन तक हमारे पंचकुला के सभी योगी
इस शिविर में भाग लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बता दें कि 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस के तहत योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ किया गया है। तो इस मौके पर योगा अभ्यास भी स्पीकर की तरफ से किया गया और साथ ही साथ संदेश यही दिया गया कि जीवन में योग का कितना महत्व है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत की स्मारका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फोन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पकड़ा, साथ ही साथ नशा तस्कर को भी गिरफ्त में लिया है। रिपोर्ट देखिए। पानीपत की स्मारका पुलिस ने फोन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को काबू किया, जिसके बाद 2 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। मामले की जानकारी देते हुए स्मारका चौकी इंचार्ज महावीर ने बताया कि 14 तारीख को स्मारका काटमंडी से 2 मोबाइल चोरी हुए थे, जिसकी शिकायत माला नाम की लड़की ने चौकी में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी और जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 2 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 तारीख को दीपमाला लड़की है काठमंडी पानीपत स्मारका से, उसने शिकायत दी थी, 2 मोबाइल चोरी हो गए मेरे। हमने केस रजिस्टर कर लिया था, तफ्तीश की तो लड़के का नाम सामने आया, राजेश कुमार, बागवाड़ा मोहल्ला स्मारका का। क्या कुछ बरामद किया इससे? इसे 2 मोबाइल फोन चोरी, दीपमाला के घर से 2 मोबाइल चोरी किए थे, दोनों मोबाइल। तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि मोबाइल चोरी होने का उनके पास एक केस आया था, जिसमें जांच करते करते वो आरोपी तक जा पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोलन जिले में पड़ने वाले कसौली के जंगलों में भीषण आग लगी है। हिमाचल में लगी ये आग एक चिंता का विषय है और अब पंचकुला के कौशल्या डैम से हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने के लिए पानी ले जाया जा रहा है। देखिए। गर्मियों में आमतौर पर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शहरों से लेकर गांव के इलाकों में आग का तांडव देखने को मिलता है। कसौली के साथ लगते मणौन गांव के जंगल में भी अचानक आग लग गई। आग लगने से कसौली के जंगल दहक उठे। घटना में करोड़ों के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं 2 दमकल कर्मचारियों समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों को उपचार के लिए कसौली कैंट अस्पताल लाया गया, जहां से घायलों को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं जंगलों की ओर तेजी से बढ़ती आग को देखते हुए पंचकुला के कौशल्या डैम से पानी ले जाया गया। आग बुझाने में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। स्थानीय लोगों और सेना के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आगजनी की इस घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं खबर ये भी मिल रही है कि जंगल में फैली आग पर अधिकतर क्षेत्रों में काबू पा लिया गया है। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है, ये कहा भी जाता है, और जंगल की यही आग बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रयास किया जा रहा है कि बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। अंबाला सर्कल में बिजली विभाग की ओर से 6 टीमें बनाकर 800 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग की गई और इस अभियान में 47 जगह से बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ साथ हरियाणा में बिजली की खपत भी बढ़ गई है, जिसके चलते लूट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ते लूट के बीच बिजली चोरी की आशंका के चलते अंबाला बिजली विभाग की ओर से जिले भर में 800 जगह पर छापेमारी भी की गई। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए चलाए गए इस अभियान के दौरान विभाग के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इस दौरान 47 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिन पर 15 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया। ज्यादा जानकारी देते हुए बिजली विभाग के एक्सीएन सुखबीर सिंह ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए 6 टीमें बनाई गई, जिन्होंने 800 से ज्यादा साइट चेक की। इस दौरान पकड़े गए 47 बिजली चोरी के मामलों में 15 लाख का जुर्माना लगाया गया। बहरहाल अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि इस तरह की घटनाओं पर उनकी पैनी नजर है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। हमने 15 लाख की चोरी जो है एक दिन में पकड़ी है कल में, और अंबाला सिटी में हमने तकरीबन 5 लाख के आसपास की चोरी पकड़ी हुई है। तो वहीं अब लगातार इस तरह का अभियान जारी रहेगा, क्योंकि बिजली चोरी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर रेवाड़ी में शक्ति प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस दौरान जमकर नारे लगाए गए। देखिए रिपोर्ट।
अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अहीरवाल क्षेत्र कोसली में धरने के दूसरे दिन समिति ने शक्ति प्रदर्शन किया। समिति के मार्गदर्शक राव अजीत सिंह ने बताया कि भारी संख्या में भीड़ शहीद स्मारक कोसली पहुंची। न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, नोएडा, जयपुर तक के लोग शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार हमारी मांगों को मान लेगी, नहीं तो ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन जाएगा। इस मौके पर अहीर समाज की तमाम सरदारी मौजूद रही। शक्ति प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे धरने पर शक्ति प्रदर्शन के लिए इतनी संख्या बल में महिलाएं और पुरुष आए हैं कि हमारी व्यवस्थाएं भी कम पड़ गईं, जिससे हमारे अंदर नई ऊर्जा पैदा हुई है और अब ये कारवां गांव-गांव में जाएगा। हम हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और अपनी मुहिम से जोड़ेंगे। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रदर्शन कई बार किया गया है, कई नेताओं की तरफ से इस मांग का समर्थन हुआ है, लेकिन देखना होगा इसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना पर अपनी सख्त पॉलिसी के लिए या तो चीन चर्चा में है या फिर किम जोंग। जी हाँ, किम जोंग ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लॉकडाउन के पालन के लिए सेना को उतार दिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि कोरोना के खतरे को आंकने में किम जोंग चूक गए हैं। अब उत्तर कोरिया में 12 लाख लोगों को बुखार आया है, साथ ही साथ इनमें कोरोना के लक्षण भी देखे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। तानाशाह का देश जहां कानून चुटकियों में बनते हैं और कानून तोड़ने पर सजा भी खतरनाक होती है, लेकिन कोरोना काल में किम जोंग की कोरोना पर नीति आज तक किसी के समझ में ही नहीं आई। एक तो माना यह जाता है कि तानाशाह कोरोना का आंकड़ा छिपा रहा है और दूसरा उत्तर कोरिया में ओमिक्रॉन का एक केस आते ही लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन अब उत्तर कोरिया में अचानक से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। अगर व्यापक जांच होगी तो लाखों लोग संक्रमण के शिकार मिलेंगे, क्योंकि तकरीबन 12 लाख लोगों को रहस्य में बुखार आया है और इनमें कोरोना के लक्षण भी दिखे हैं। उत्तर कोरिया में हाल ही में खबर सामने आई थी कि 50 मौतें बुखार से हुई हैं, जिनमें से 8 लोगों को कोरोना हुआ था। रहस्य में बुखार में मरने वाले लोगों पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या इनकी कोरोना की जांच हुई थी। तो वहीं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए किम जोंग ने सेना को उतार दिया। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई कि बुखार से ग्रसित लोगों को कोरोना है या नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच किम जोंग उन ने दवाओं की सप्लाई में देरी के लिए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।